हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को देख लेंगे तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो देखिए, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह निजवाचक सर्वनाम होता है, तो वह हमारा सर्वनाम है निजवाचक। और देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब एक साथ कई को भेजा जाए तो उसे कहते हैं परिपत्र। उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। देखिए, परिपत्र का मतलब है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, पत्र मतलब पत्र, तो चारों ओर भेजना यानी कई लोगों को भेजना, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। देखिए अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो आदिकाल को देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल को किसने क्या संज्ञा दी? ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले तो आदिकाल किसने कहा था? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। और देखिए प्रश्न क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा आदिकाल को? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीजोपन काल। तो आपका सही हो जाएगा डी वाला। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग हो, वो ऐसा कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है वो जनता, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। पानी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और आकाश आपका एक वचन में होता है, लेकिन हस्ताक्षर आपका बहुवचन शब्द है। और हस्ताक्षर देखिए, इसे लोग, जनता को बहुत से लोग इसे बहुवचन कर देंगे, लेकिन ये बहुवचन नहीं होता है। क्योंकि देखिए, झुंड, झुंड और सैनिक और जनता ये सब एक वचन में आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचेंगे इसमें कई लोग हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा, लेकिन ये सब एक वचन होता है। और आपका बहुवचन हो जाएगा हस्ताक्षर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, इसके अगर आप जीव के भाग के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे स्वर का, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चर। लेकिन अगर आप इसको मुख के खुलने के आधार पर करेंगे तो ये इसके 4 भेद हो जाते हैं। ये मुख के खुलने के आधार पर है, जैसे मुख कितना खुला है, तो ये हो जाएगा विवृत, अर्धवृत, अर्धसमवृत और समवृत। ये 4 प्रकार के होते हैं मुख के खुलने के आधार पर। लेकिन जीव के भाग के आधार पर 3 प्रकार के, अग्रस्वर, पश्चर, मध्य स्वर और पश्चर स्वर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो देखिए आपको गलत शब्द बताना है इसमें। तो गलत कौन सा है? देखिए, जो आँख लिखा है ये गलत शब्द है आपका। आँख लिखा जाएगा ऐसे। देखिए आँख का ये शुद्ध शब्द है, आँख ऐसे लिखा जाएगा, और ये सब शुद्ध शब्द हैं। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध सब विकल्प छांटिए। तो आपको अशुद्ध विकल्प बताना है। देखिए इसमें अशुद्ध जो विकल्प होगा वो होगा, देखिए जो व्यंग लिखा है ये लिखा जाता है व्यंग। देखिए लिखा जाता है व्यंग्य। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? देखिए स्वार्थ में आपको संधि बतानी है। तो स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में संधि है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। देखिए ये बनता है स्व प्लस अर्थ से। तो देखिए ये यहाँ आ की मात्रा प्लस आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाता है? बड़ा। देखिए ये बीच में आपके स्वार्थ में हो गया, तो आपका हो जाएगा स्वार्थ। तो आपका अगर आ मिल के बड़ा आ बन जा रहा है तो ये हो जाता है दीर्घ स्वर संधि। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये प्रश्न मैंने पिछले प्रैक्टिस में डाला था, पावन शब्द का संधि विच्छेद। तो आपको पावन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए पावन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौ धन अन। सॉरी, पिछले में हमने
पावक का बताया था, ये है पावन। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पौ धन अन, यानी कि आपको विकल्प सही होगा ये वाला। और ये संधि है, देखिए अगर बीच में वा आ जाए और या आ जाए तो ये संधि होती है आयादि संधि। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो रेखांकित शब्द है आजीवन, रेखांकित शब्द आपका है आजीवन। देखिए आजीवन है तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी शब्द में उपसर्ग लग जाए, उपसर्ग आपका आ है, अगर किसी शब्द में उपसर्ग लग जाए तो आपका कौन सा संधि होगा आपका कौन सा समास होगा, वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो आपको कर्मधारय समास बताना है। तो देखिए कर्मधारय समास, अगर देखिए किसी शब्द में विशेष और विशेषण हो तो वो होता है कर्मधारय। देखिए नीला है गगन, ये हो गया कर्मधारय समास। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो सम उपसर्ग से बना शब्द होगा सम्मुख। देखिए ये सम्मुख, तो सम उपसर्ग से बना शब्द होगा सम्मुख। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। परा उपसर्ग का अर्थ होता है। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है, देखिए परा का अर्थ होता है दूर, अनादर या नाश या कम से ऐसा। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उल्टा। परा का अर्थ उल्टा हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। कृदंत शब्द कित प्रत्यय का उदाहरण है। देखिए कृदंत शब्द कित प्रत्यय का उदाहरण है, इसमें जो खिलाड़ी है वो खेल शब्द से बना है, तो ये हो गया कृदंत प्रत्यय। बाकी जो इसमें है धनवान, नीलिमा, नमकीन, ये सब हो गए तद्धित प्रत्यय। बाकी ये आपका कृदंत प्रत्यय हो गया खिलाड़ी, क्योंकि ये खेल शब्द से बना है। और चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है। तो तत्सम आपको बताना है। आँख का तत्सम शब्द होगा अच्छ, अच्छ का अर्थ होता है आँख। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, आप लोगों को ये बताना है। देखिए आपका जो विसर्ग, कभी भी तत्सम शब्द में विसर्ग नहीं लगेगा। देखिए अगर कहीं भी विसर्ग शब्द लग जाता है तो वो हमेशा तत्सम माना जाता है, क्योंकि विसर्ग हमेशा संस्कृत के शब्द में प्रयोग होते हैं और संस्कृत का शब्द हमेशा तत्सम शब्द होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, चौथा का तत्सम होगा। तो चौथा का तत्सम आप लोगों को पता है, आपने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो चौथा आप लोग देखिए, चौथा का संस्कृत जो होता है वो होता है चतुर्थ। तो आपका तत्सम हो गया चतुर्थ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव कौन सा है। तो धूम्र का आप लोगों को तद्भव बताना है। देखिए धूम्र का तद्भव जो है वो है धुआं। अगर देखिए कोई भी देसी भाषा में, जैसे आप लोग बोलते हैं धुआं फैल रहा है ऐसा, तो आप कभी भी देसी भाषा में होता है जो आप गांव में बोलते हैं, तो हमेशा हो जाता है तद्भव। और जो देखिए संस्कृत का वाक्य होता है धूम्र, वो देखिए कहीं भी अगर ऐसा जैसे माँ में लगा है, देखिए ये सब लग जाए या विसर्ग लग जाए या ऐसे कुछ भी लग जाए तो वो हमेशा तत्सम शब्द होता है, और ये आपका धुआं हो गया तद्भव शब्द। और चलिए अगले प्रश्न पर देखिए अगला प्रश्न क्या है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो देखिए 3 भेद कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। और देखिए ये जो रेखांकित शब्द स्वतंत्रता, इसका आपको संज्ञा बताना था। तो स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा होता है। और देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।